Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss about the part 5 of infrared spectroscopy, in which we can discuss about the instrumentation कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सारा प्रोसेस है वो किस इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू होता है, उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उनसे हम लोग यूज़ करते हैं, एंड आफ्टर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग विद आवर सैम्पल हमारे पास किस तरह का स्पेक्ट्रम आता है। थोड़ा सा स्पेक्ट्रम को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रम कैसा आता है। उसके अलावा सबसे पहले ये फ्रंट ऑफ व्यू आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ये रीजन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है कि हमारे पास जब भी सैंपल आता है तो सैंपल्स क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं स्पेसिफिक किस्म की आर रेडिएशन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सोर्स, ये सोर्स है। सोर्स से रेडिएशंस जो सी हैं वो निकलती हैं आयराज और हमारे सैंपल के पास जाती हैं, और उसके बाद सैंपल से ट्रांसमिटेड रेडिएशंस जो सी हैं वो निकलती हैं, और उसके रिजल्ट में हमारे पास डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, एंड आफ्टर डिटेक्टिंग हमारे पास कुछ सैंपल इस तरह का आता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जब आयर रेडिएशन से रेडिएशंस निकलती हैं तो सैंपल अब्जॉर्ब करता है रेडिएशंस, और उसकी अब्जॉर्बेंस के रिजल्ट्स में हमारे पास सैंपल के जो मालिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, आयर जिस रीजन के फ्रिक्वेंसी को अब्जॉर्ब करता है सैंपल इन आईआर में, वो हमारे पास 3 रीजन्स हैं, नियर है, मिड है एंड फॉर। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द विजिबल एंड माइक्रोवेव रीजन। मिड रीजन कौन सा है, वो मेन रीजन है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी जो सी है, सैंपल्स डिफरेंट सैंपल्स जो आयर रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी है वो मेन रीजन की फ्रिक्वेंसी को ही अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नियर एंड फार बहुत कम सैंपल्स जो से नियर एंड फार आयर की रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि एंड इट इज़ लेस इंटेंस देन यूवी विजिबल रेडिएशंस। यूवी विजिबल की रेडिएशन से लेस इंटेंस होती हैं आयर की रेडिएशंस। देन है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, सबसे पहले तो ये आईआर सोर्स है, ठीक है। आईआर सोर्स जो है हम लोग इसमें यूज़ करेंगे नस्ट ग्लोअर सोर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 1-2 सोर्स और भी हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे, और ये सोर्स जो है स्पेशल आईआर रेडिएशंस को अपने अंदर से एमिट करते हैं या आईआर रेडिएशन जो सी हैं वो निकालते हैं। जब आईआर रेडिएशंस इसके अंदर से आती हैं तो हमारे पास 2 पड़े होते हैं, एक सैम्पल पड़ा होता है, एक रेफरेंस बीम पड़ा होता है, ठीक है। अब सैम्पल जो सा है वो है जो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, और रेफरेंस जो सा है स्टैंडर्ड के तौर पे हम लोग लेते हैं। रेफरेंस जो सा है बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है और सारी आयर रेडिएशंस को अपने अंदर से ट्रांसमिट कर देता है, निकाल देता है। देन ये दोनों आयर रेडिएशन जो सी हैं यहाँ से चॉपर के पास जाती हैं, ठीक है। चॉपर रेडिएशन जो सा है सैंपल की रेडिएशन को भी और रेफरेंस की रेडिएशन को भी ले लेता है, और उसके बाद रेडिएशन जो सी हैं स्प्लिटर के पास चली जाती हैं। स्प्लिटर को हम लोग यहाँ पे मोनोक्रोमेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर मोनोक्रोमेटर से रेडिएशन एक स्पेसिफिक रेडिएशन जो कि सैंपल ने अब्जॉर्ब की हुई होती है, उसकी ट्रांसमिट की हुई रेडिएशन जो सी है वो डिटेक्टर के पास जाती है। डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है एंड देन गोइंग टू अ प्रोसेसर, एंड देन हमारे पास एक स्पेक्ट्रम रिकॉर्डर पे जो सा है वो आ जाता है प्रिंट आउट होके, ठीक है। दिस इज द मेन स्केच, जो कि यूवी विजिबल का स्केच भी बिल्कुल इसी से ही सिमिलर था, रिलेटेड था, लेकिन ये है कि उसमें हम लोग सैंपल्स जो से हैं वो डिफरेंट यूज़ करते हैं, और आयर रेडिएशन की जगह हमारे पास यूवी रेडिएशन का सोर्स जो सा है वो प्रेजेंट होता है। बाकी हमारे पास जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया था, ऑलमोस्ट वही इंस्ट्रूमेंट जो सा है इसके अंदर यूज़ होता है इन केस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब इन सब को हम लोग डिटेल से नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल है इसके कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स में आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के कंपोनेंट्स में है सबसे पहले रेडिएशन सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैम्पलिंग एरिया, डिटेक्टर, एम्पलीफाइंग सिस्टम एंड देन रिकॉर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिएशन सोर्स।
सबसे पहला प्रॉब्लम ये है इस सैम्पल इस आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि हम लोग कौन सा रेडिएशन सोर्स जो से हैं वो यूज़ कर रहे हैं, या हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर कौन सा रेडिएशन सोर्स यूज़ हो रहा है जो आयर स्पेसिफिक आयर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस को अपने अंदर से अमिट कर रहा है। ठीक है, सबसे 2 सोर्सेज यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, एक है नस्ट ग्लोअर और एक है ग्लोबार सोर्स। ठीक है, अब क्या है नस्ट ग्लोअर सोर्स को देखो तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ जिरकोनियम, थोरियम एंड यट्रियम। ये इन तीनों की ऑक्साइड से मिलके बना हुआ है, जिरकोनियम, थोरियम एंड यट्रियम। जिरकोनियम की ऑक्साइड है ZrO2, थोरियम की है, यट्रियम की है Y2O3। इसी तरह थोरियम की ऑक्साइड है THO। ठीक है, इन तीनों की ऑक्साइड से जो सा है ये मिलके बना हुआ है एंड इट इज़ फॉर्म्ड इन अ होलो रॉड। एक होलो रॉड होता है, उसके अंदर इन तीनों की ऑक्साइड जो सी हैं हमारे पास मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट परसेंटेजेस की फॉर्म में। इस रॉड का जो डायमीटर है वो 2 mm होता है और इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो होती है 30 mm। ठीक है, अब क्या होता है जब हम इस रॉड को जो कि ऑक्साइड से फिल हुआ होता है, जिरकोनियम, थोरियम एंड यट्रियम की ऑक्साइड से, इनको हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं। ठीक है, जब इसको इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं तो इसके अंदर से हमारे पास आयर रेडिएशंस जो सी हैं वो अमिट होती हैं या निकलती हैं, और नस्ट ग्लोअर से जो आयर रेडिएशंस निकलती हैं वो मोर इंटेंस होती हैं। देन है ग्लोबार सोर्स। ग्लोबार सोर्स जो सा है वो बना होता है, बॉन्डेड होता है सिलिकॉन कार्बाइड रॉड से। ठीक है, उसके अंदर जो रॉड यूज़ होता है वो यूज़ होता है सिलिकॉन कार्बाइड का रॉड। इसका जो डायमीटर है वो होता है 4 मिलीमीटर और लेंथ जो सी है 50 mm होती है। अब इसके अंदर भी सेम वही है कि इस रॉड को भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज तकरीबन होता है 1500 to 2000 के दरमियान। और आफ्टर गिविंग दिस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इसके अंदर से हमारे पास आयर रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, अगेन लाइक अ नस्ट ग्लोअर। अब ये जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं ग्लोबार में वो लेस इंटेंस होती हैं एज कम्पेयर टू द नस्ट ग्लोअर रेडिएशंस। तो ये 2 आयर रेडिएशंस के सोर्सेज हैं जो कि यूज़ होते हैं इन देयर आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। नेक्स्ट है मोनोक्रोमेटर। अब सबसे पहले तो हम लोग यूवी विजिबल में ग्लास और क्वार्ट्ज का मोनोक्रोमेटर यूज़ करते थे, लेकिन इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे प्रिज्म कैन नॉट यूज़ बिकॉज दे अब्जॉर्ब आयर रेडिएशंस। ग्लास और क्वार्ट्ज का हम लोग अब्जॉर्ब नहीं यूज़ नहीं करेंगे आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, बिकॉज ये क्या कर लेता है, सारी की सारी आयर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है और इसको डिटेक्टर तक नहीं जाने देता। ठीक है, इसलिए हम लोग जो मोनोक्रोमेटर यानी कि प्रिज्म यूज़ करेंगे आयर रेडिएशन के अंदर वो अल्काइल हैलाइड्स का होगा या अल्कली हैलाइड्स का होगा। ठीक है, अब अल्कली के हमारे पास क्या है, अल्कली मेटल्स हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास सोडियम आएगा, सीजियम आएगा, लिथियम आएगा, पोटेशियम आएगा। ठीक है, और हैलाइड्स हमारे पास क्या हैं, हैलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब नियर आयर रीजन के लिए जो हम लोग मोनोक्रोमेटर यूज़ करेंगे वो यूज़ होगा लिथियम फ्लोराइड LiF, और मिड आयर रीजन के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे सोडियम क्लोराइड। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अ टेबल साल्ट जो हमारे घरों में प्रेजेंट है। उसके अलावा फार आयर रीजन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr। ठीक है, तो क्या है, ये तीनों अल्कलीज हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जोन से हैं, ये क्या हैं, ये हमारे पास हेलोजन्स हैं। तो हम लोग फॉर मोनोक्रोमेटर यानी कि आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो प्रिज्म यूज़ करेंगे वो हमारे पास अल्कली हैलाइड का होगा। हम लोग ग्लास और क्वार्ट्ज का प्रिज्म यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ये आयर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है, एंड दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये डिफरेंस भी है यूवी विजिबल से और एक मेन पॉइंट भी है। उसके अलावा जो सा मोनोक्रोमेटर है इसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं ग्रेटिंग्स। ठीक है, ग्रेटिंग्स क्या होती हैं, एडवांस वर्जन ऑफ प्रिज्म का एडवांस वर्जन होती हैं। ठीक है, एंड इट इज़ ग्रूव्स लाइक, इस तरह ग्रूव्स होते हैं इनके ऊपर।
और इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटिंग्स। ये ग्रेटिंग्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन एज अ मोनोक्रोमेटर इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। नेक्स्ट है सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज्ड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है? सॉलिड सैंपल्स, लिक्विड सैंपल्स एंड गैस सैम्पलिंग। ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डायरेक्ट सैंपल को लेते थे, इन लिक्विड फॉर्म में ज़्यादातर होता था, ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में हम लोग कम यूज़ करते थे। उसको लेते थे और हम लोग उसको क्यूवेट के अंदर रख के डायरेक्टली जौन सा है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेते थे। लेकिन इन केस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग सैंपल्स के साथ पहले सैम्पलिंग टेक्निक स्पेशल यूज़ करेंगे, अपने सैंपल्स को मोल्ड करेंगे कि हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट सैंपल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सॉलिड सैंपल के साथ भी हम लोग डिफरेंट 3 टेक्निक्स हैं उसको यूज़ करेंगे और उनमें से कोई एक टेक्निक जोन सी है उसको लेके अपना सैंपल बनाएंगे और फिर उसको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रोसेस करवाएंगे। उसके बाद लिक्विड सैम्पलिंग टेक्निक्स भी ऐसे ही हैं और गैस सैम्पलिंग टेक्निक्स भी ऐसे ही हैं। सॉलिड सैम्पलिंग टेक्निक्स में हमारे पास एक टेक्निक है पैलेटलाइजेशन। पैलेटाइजेशन। एक टेक्निक है मुलिंग, MULLING। ठीक है, ये 2 टेक्निक्स हैं। इसके अलावा भी 1-2 टेक्निक्स हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं अपने सॉलिड सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए। इफ़ इन केस हमारे पास सैंपल सॉलिड है तो इन टेक्निक्स के थ्रू हम उसको पहले प्रिपेयर करते हैं और फिर अपने सैंपल को जौन सा है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में रखते हैं फॉर प्रोसेसिंग विद आवर सैंपल। ठीक है, उसके बाद लिक्विड सैम्पलिंग टेक्निक भी है एंड गैस सैम्पलिंग टेक्निक्स भी है। ठीक है, इस गैस सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंदर हम लोग गैस सैंपल, जब हमारे पास सैंपल इन द फॉर्म ऑफ गैस होता है तो उसके लिए स्पेशल हम लोग गैस सेल्स यूज़ करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ यूवी विजिबल ऐसा नहीं था और ये 3 टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ होंगी, ये 3 सैंपल्स हैं जो यूज़ होंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन IR में। पहले इनके साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे हम लोग, डिफरेंट जैसे कि पैलेटलाइजेशन है एंड बुलिंग है, फिर अपने सैंपल को जो सा मोल्ड करवाएंगे उस फॉर्म में एंड देन उसके ऊपर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करवाएंगे। तो ये जो 3 सैम्पलिंग्स हैं या सैम्पलिंग टेक्निक्स है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल्ड में, ज़्यादा डिटेल्ड तो नहीं, थोड़ी सी डिटेल्ड में जो सा वो डिस्कस करूँगी। ठीक है, और ये ज़्यादा थोड़ी डिटेल मैंने इसलिए कहा कि आप लोग परेशान ना हो जाएं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करूँगी एंड इसके नाम से शायद आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो पैलेटाइजेशन एंड मुलिंग, बट इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, ये ईजी टेक्निक्स हैं, इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगी, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल यही कि हम लोग IR के लिए सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस सैंपल्स भी यूज़ करते हैं एंड बिफोर यूजिंग हम लोग उनको थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स हम उस सैंपल्स को पहले उस फॉर्म में लेके आते हैं जो कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए रिक्वायर्ड है। देन सैम्पलिंग ऑफ अ सब्सटेंस। IR spectra may be obtained for gases, liquid and B is E missing here। अच्छा, फॉर गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स तीनों के लिए होता है। गैस के लिए हम लोग गैस सेल्स यूज़ करते हैं, लिक्विड के लिए थिन फिल्म यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि थिन फिल्म लिक्विड की बना लेते हैं, जैसे ही कोई चीज़ पड़ी है तो उसके ऊपर एक थिन फिल्म अपने सैंपल की जो लिक्विड फॉर्म में है उसकी डालेंगे। सॉलिड के लिए KBR डिस्क होंगी, मोल्स एंड डिपॉजिटेड फिल्म्स। ठीक है, इसके लिए हम लोग KBR डिस्क यूज़ करेंगे। मूल एक एजेंट है जिसको हम न्यूजल भी कहते हैं। ठीक है, वो यूज़ करेंगे उसको बनाने के लिए एंड डिपॉजिटेड फिल्म्स जो है वो यूज़ करेंगे। ये 3 चीज़ें जो से हम लोग यूज़ करते हैं। गैस के लिए गैस सेल्स, लिक्विड के लिए थिन फिल्म एंड सॉलिड के लिए 2-3 प्रोसेसेस हैं डिफरेंट, वो यूज़ करते हैं, जैसे कि KBR डिस्क हैं, मोल्स हैं या डिपॉजिटेड फिल्म्स हैं। मटीरियल कंटेनिंग सैंपल मस्ट बी ट्रांसपेरेंट टू IR रेडिएशन। जो हम लोग सैंपल बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई भी सॉलिड सैंपल है हमारे पास और उसको आगे डिफरेंट जो टेक्निक उस पर यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो हमारे पास सॉल्वेंट्स या कोई और कंपाउंड या कोई मटेरियल यूज़ हो रहा है वो IR के ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर A हमारे पास सैंपल सॉलिड है, उसको मैं बनाना चाह रही हूँ तो उसको मैंने B के साथ मिक्स किया है और थोड़े से उसको उन दोनों को मैंने मिक्सअप किया है या उसको
मोटर में रख के उसको मैंने कूटा है, तो एक हमारे पास दोनों मिक्स होके एक सैंपल सा हमारे पास बन गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बी मैंने एज अ सॉल्वेंट के तौर पे डाला है अपने ए सैंपल के अंदर, वो जो सा है बी आयर रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करे। बी कभी भी आयर रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। वो जस्ट मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ अपने सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिक्वायर्ड है कि इस तरह का सैंपल जो सा इसके अंदर हम लोग जस्ट प्रोसेस या मेजर आउट कर सकते हैं। तो जो भी हम लोग सैंपल के अलावा सॉल्वेंट या मटेरियल यूज़ करते हैं अपने सैंपल्स को प्रिपेयर करवाने के लिए, वो ट्रांसपेरेंट टू आयर रेडिएशन होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर से आयर रेडिएशन सारी ट्रांसमिट कर जाए, वो पास कर जाए, वो कोई भी आयर रेडिएशन को अपने अंदर अब्जॉर्ब ना करे, क्योंकि अगर वो भी अब्जॉर्ब कर लेगा, हमारा सैंपल भी अब्जॉर्ब कर लेगा, तो इस तरह हमारे पास दोनों की पीक्स मिक्स आ जाएंगी, हमारे सैंपल की रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड पीक्स कभी भी नहीं आएंगी। तो इसलिए जो हम लोग सैंपल बनाने को जो मटेरियल जो सॉल्वेंट्स यूज़ करेंगे वो ट्रांसपेरेंट टू आयर रेडिएशन होने चाहिए, सारी आयर रेडिएशन अपने अंदर से ट्रांसमिट कर दें, किसी आयर रेडिएशन को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब नहीं करें। अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट हम लोग ले लेंगे तो वो हमारे प्रोसेस सारे गलत हो जाएंगे, तो हम लोगों को ऐसा सॉल्वेंट ही चूज़ करना है जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। उसके अलावा दूसरा यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो सैंपल हम लोगों ने यूज़ करना है वो या लिक्विड यूज़ हो या सॉलिड हो, कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर वाटर प्रेजेंट ना हो, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ज़्यादातर NaCl एल्कली हैलाइड NaCl के जो से सेल्स वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और NaCl जो सा वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो सैंपल्स यूज़ करने हैं गैसेस, लिक्विड या सॉलिड्स में, उसके अंदर वाटर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इट इज़ अनफेवरेबल condition for IR spectroscopy। देन हमारे पास डिटेक्टर्स हैं। डिटेक्टर्स जो उनसे हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं आयर एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और फिर हमारे पास एम्पलीफायर्स होते हैं या रिकॉर्डर प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं हमारे स्पेक्ट्रम को, और हर स्पेक्ट्रम को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो यूजुअली हम लोग डिटेक्टर्स यूज़ करेंगे वो थर्मल डिटेक्टर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। थर्मल डिटेक्टर्स यूज़ करेंगे जो कि हीट को मेजर करेंगे, क्योंकि जो रेडिएशंस हमारे पास निकल के आ रही हैं वो हीट की फॉर्म में तो आ रही हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके अंदर हीट है, ठीक है। तो वो हीट की फॉर्म में आ रही हैं, तो ज़्यादातर जो डिटेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं वो थर्मल डिटेक्टर्स यूज़ होंगे। दीज आर थर्मोकपल है, बोलोमीटर एंड गोले डिटेक्टर। आयर रेडिएशन के डिटेक्टर्स को हम लोगों ने इन वेरी डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा मैंने उनको डिस्कस कर दिया हुआ है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। आफ्टर एक्सपेरिमेंट के बाद जो डिटेक्टर्स हम लोग यूज़ करेंगे थर्मोकपल, बोलोमीटर एंड गोले डिटेक्टर। सबसे पहले है गोले डिटेक्टर। गोले डिटेक्टर क्या है, इट इज़ लाइक अ सिलेंडर, एक सिलेंडर की तरह का होगा, ठीक है। इसके अंदर ज़ीनॉन जोन सा है वो फिल्ड होगा, ठीक है। सिलेंडर फिल्ड विद ज़ीनॉन, जब ज़ीनॉन इसके अंदर फिल्ड होगा, जब आयर रेडिएशन सैंपल से निकल के इसके ऊपर आएंगी तो क्या करेगा, ये आयर ज़ीनॉन जो सा एक्सपैंड कर जाएगा। जब ये एक्सपैंड करेगा तो इस पूरे सिलेंडर का जो डायाफ्रेम है वो एक्सपैंड कर जाएगा, ठीक है। जब वो भी एक्सपैंड कर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर एल्टर्ड हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, एंड इट इज़ रिकॉर्ड बाय द रिकॉर्डर। इस तरह वो डिटेक्टर जो सा है वो रिकॉर्डर के पास भेज देगा रेडिएशंस को, और वो रिकॉर्ड कर देगा इन रिकॉर्डर में, और एट द एंड हमारे पास स्पेक्ट्रम जोन सा है वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बोलोमीटर। इन बोलोमीटर थिन मेटल कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो अ थर्मल डिटेक्टर, और इसके अंदर जो है थिन मेटल कंडक्टर यूज़ होता है। व्हेन आयर रेडिएशन कम ऑन इट्स सरफेस देयर इज़ इंक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये डिटेक्टर है, जस्ट आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। जब आयर रेडिएशंस इसके ऊपर आएंगी, ठीक है, इसके ऊपर फॉल आउट करेंगी, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इन रिटर्न रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगी, बिकॉज टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगी। हर 1 डिग्री के टेम्परेचर के इंक्रीज करने से 0.4 रेसिस्टेंट जोन सी है वो इंक्रीज, 0.4% रेसिस्टेंट जोन सी है वो इंक्रीज करती है, ठीक है।
हर 1% के टेम्परेचर के इंक्रीज से 0.4% जो सी है वो रेसिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं। जब आयर एडिशन इसके ऊपर आएंगी, फॉल आउट करेंगी, तो क्या होगा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, देन इंक्रीज द रेसिस्टेंस आल्सो, देन करंट फ्लो विल बी चेंज, और हमारे पास जो करंट फ्लो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेसिस्टेंस जो सी है वो इंक्रीज़ कर देगी, जिसकी वजह से करंट फ्लो चेंज हो जाएगा, और उस करंट फ्लो के चेंज की वजह से हमारे पास रिकॉर्डर में एक स्पेक्ट्रम जो सा है वो आ जाएगा और रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड कर लेगा। उसके बाद है थर्मोकपल। थर्मोकपल इज़ आल्सो अ थर्मल कंडक्टर। इसके लिए क्या होगा कि इसके अंदर 2 डिसिमिलर वायर्स यूज़ होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वन फ्रॉम दिस एंड दूसरी मैं डिफरेंट कलर से ड्रा कर देती हूँ, ठीक है। डिफरेंट वायर्स यूज़ होती हैं और इनके 2 एंड्स होते हैं, ठीक है, ए एंड बी एंड। अब क्या होगा, जब पीछे से सैंपल से आयर रेडिएशंस निकल के इसके ए एंड पे आएंगी तो ए एंड जोन सा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर जोन सा है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम बी से, जिसके रिजल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। पहले दोनों का सेम होगा, और क्या होगा, ए पे जब आयर रेडिएशंस आएंगी, जाहिर है वो रेडिएशन है उनका टेम्परेचर हाई है, ए पे फॉल करेंगी तो ए जोन सा है वो हॉट हो जाएगा और जोन सा बी है वो कूल ही रहेगा, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों में, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की बेस पे क्या होगा कि अल्टीमेटली करंट फ्लो जोन सा है वो अल्टर कर जाएगा और इट इज रिकॉर्ड बाय द रिकॉर्डर, और ये रिकॉर्डर से रिकॉर्ड हो जाएगा। 2 dissimilar wires are used on one end. Air radiation will attack. Due to this air radiation, temperature will be different. Temperature different हो जाएगा for both ends, दोनों एंड के लिए, and ultimately current flow will be altered. इसी तरह क्या होगा, जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी altered हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, and the end it is recorded by the recorder. रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। It is the overall concepts of detectors. आप लोगों ने इनको डिटेल में नहीं करना, जस्ट इतना ही एनफ है जितना मैंने आप लोगों को करवाया है, बिकॉज इट इज़ नॉट इन्वॉल्व और इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, और दूसरा आपके जो चैप्टर है उसके अंदर भी ये इन डिटेल्ड में नहीं हुआ है। उसके बाद है आयर स्पेक्ट्रम। डिटेक्टर के डिडक्ट करने के बाद हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है। जो आयर स्पेक्ट्रम आता है उसके 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन और एक होता है फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है। अब जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है वो स्टार्ट होता है 4000 से 1600 पर सेंटीमीटर, एंड इसके अंदर जो हमारे पास पीक्स आती हैं ज़्यादातर OH की आती हैं, ठीक है, जो कि आएगी दरमियान में 3650 टू 3200 सेंटीमीटर के दरमियान में आएगी, और यहाँ पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो सी हैं वो मोर हैं देन बेंडिंग से। और इन फिंगरप्रिंट रीजन हमारे पास जो 1600 से अगला रीजन है वो फिंगरप्रिंट रीजन होगा। इसके अंदर जो पीक्स आएंगी CN यानी कि साइनाइड्स की आएंगी, या और कंपाउंड्स की भी आ सकती हैं, ये आप लोगों के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल है। और ये जो पीक आएगी 1230 टू 1020 के दरमियान में आएगी, एंड हेयर द नंबर ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस आर मोर। बेंडिंग वाइब्रेशंस जहाँ पे ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। अब इस स्पेक्ट्रम को इन डिटेल में देखते हैं। हेयर इज द स्पेक्ट्रम इन फ्रंट ऑफ यू। 2 रीजन्स हैं, फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन स्टार्टेड फ्रॉम 4000 टू 1600 एंड 1600 टू 400 हमारे पास क्या होगा इन पर सेंटीमीटर्स में हमारे पास फिंगरप्रिंट रीजन होगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेचिंग और बेंडिंग बोथ होंगी, लेकिन बेंडिंग वाइब्रेशंस यहाँ पे ज़्यादा होंगी, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट हमारे पास, जब भी हम ग्राफ को देखेंगे तो पीक की 2 टाइप्स होंगी, एक शेप की बेस पे, एक इंटेंसिटी की बेस पे। शेप की बेस पे देखो तो एक ब्रॉड पीक है जैसे कि ये है, और एक शार्प पीक है। अब जब किसी भी हम लोग स्पेक्ट्रम में देखेंगे कि जो ब्रॉड पीक है वो प्रेजेंट होगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। जब आप लोग किसी भी स्पेक्ट्रम को देखें और उसके अंदर एक ब्रॉड पीक आई है तो आप लोगों का माइंड फौरन क्लिक करना चाहिए कि ये जो ब्रॉड पीक आई है इट इज़ ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यकीनन जो हमारे पास सैंपल है उसके अंदर जो उसके स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सी है प्रेजेंट है, हमारे सैंपल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, O और H, N और H, ठीक है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के साथ हाइड्रोजन की जो कंबाइनिंग होगी वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएगी। इसके अंदर F और H भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो OH और NH जो सा है वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की केस में आता है, लेकिन FH भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पीक्स एक शार्प, उसके अलावा हमारे पास एक शार्प पीक भी आएगी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली इन केस ऑफ ब्रॉड पीक। उसके बाद इंटेंसिटी है,
इंटेंसिटी क्या बताती है? पीक की हाइट। स्ट्रॉन्ग पीक है तो ये वाली है, अगर मीडियम पीक है तो ये वाली है, अगर वीक पीक है तो वो ये वाली है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग पीक है वो मोर इंटेंसिटी की है क्योंकि उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, अगर मीडियम है तो उससे लेस इंटेंसिटी की है, एंड वीक है तो वो सबसे लेस इंटेंस पीक है, जैसे कि ये वाली पीक है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास रीजन्स आ जाते हैं दो। और उसके बाद क्या है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक पीक आई है तो हम इसको देखेंगे, ये क्या है, ये OH को यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली जो पीक है वो हमारे पास तकरीबन शो होगी 3200 के दरमियान, ठीक है, या 3700 के दरमियान, ठीक है। तो ये ब्रॉड पीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये OH की पीक है। इसी तरह की अगर एक और ब्रॉड पीक आ जाए तो हम कह सकेंगे कि वो NH की पीक है, क्योंकि NH की पीक भी जो सा है वो उसके करीब करीब ही शो होगी, ये 3700 पे और ये 3200 पे शो होगी, ठीक है। इसी तरह ये शो होंगी। और उसके अलावा कुछ पीक्स जो सी हैं वो इसके अंदर शो होंगी। अब हमारे पास जब ये स्पेक्ट्रम आ जाता है तो उसके पास हमारे पास हम इसको फिर लिटरेचर से रिव्यू करते हैं, ठीक है। लिटरेचर के ऊपर हमारे पास पूरा एक टेबल बना हुआ होता है, ठीक है, लिटरेचर में, यानी कि पुरानी बुक्स में जिनके अंदर जिन लोगों ने पहले एक्सपेरिमेंट्स किए हैं साइंटिस्ट ने, उन्होंने पूरा एक टेबल बनाया होता है। अगर हमारे पास ये पीक आई है, हमें नहीं पता चल रहा ये किस चीज़ की पीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर लिटरेचर में जाते हैं, हम कहते हैं 3200 पे या 3700 पे ये पीक है, तो ये किस चीज़ की होगी। तो उन्होंने प्रॉपर लिखा होता है कि इट इज़ पीक ऑफ OH, कि आपके जो सैंपल है, जो कंपाउंड लिया है उसके अंदर OH प्रेजेंट है, OH की पीक है, एंड इट इज़ अ ब्रॉड पीक है, और ये कहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसी तरह जब NH की बात करोगे तो NH की पीक भी इसी तरह हमारे पास जो सी है लिटरेचर में प्रेजेंट होगी, यानी कि लिटरेचर में सब कुछ प्रेजेंट है, जस्ट आप लोगों ने पीक्स को देखना है कि पीक्स हमारे पास 1000 पे आई है या 100 पे आई है या 400 पे आई है या 1600 पे आई है। तो लिटरेचर से देखेंगे 1600 पे कौन सी पीक उन्होंने शो की हुई है, तो एग्जैक्टली वही पीक जो सी है आपकी स्पेक्ट्रम में जो सा है वो प्रेजेंट होगी, और आप फिर इस तरह अपने सैंपल को डिडक्ट कर लेंगे कि हमारा सैंपल जो सा है वो कौन सा है। उसके अलावा आयर स्पेक्ट्रा ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का स्पेक्ट्रा इन फ्रंट ऑफ यू है। इथेनॉल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, C2H5 एंड OH, इट इज़ अ स्पेक्ट्रा ऑफ इथेनॉल, ठीक है। अब इथेनॉल के स्पेक्ट्रा में भी हमारे पास क्या है, OH प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि कोई ऐसी पीक आएगी जो फंक्शनल ग्रुप की के दरमियान के रीजन में होगी, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के दरमियान के रीजन की होगी, और फंक्शनल ग्रुप के दरमियान की रीजन की होगी, और एक और साथ में ब्रॉड भी होगी। तो हेयर यू कैन सी द ब्रॉड पीक, के ब्रॉड पीक आ रही है और OH के रीजन में आ रही है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप रीजन में आ रही है और एक ब्रॉड पीक आ रही है। इसी तरह दूसरी पीक्स भी आएंगी। अल्काइल की पीक है एक हमारे पास, वो जौन सी है मे बी इस रीजन में आएगी हमारे पास, ठीक है। ये आप लोग स्पेक्ट्रम लिटरेचर से रिव्यू करके फिर वो रिव्यू करके देख लेंगे कि ये वाली पीक है और ये किसकी है। उन्होंने प्रॉपर उधर लिखा होगा कि ये पीक कौन सी है, ये अल्काइल की है या OH की है या CN की है, जो भी चीज़ें प्रेजेंट होंगी हमारे कंपाउंड में, ठीक है। उसके अलावा आपने स्पेक्ट्रास को इन डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपने रिव्यू लेना है कि इसके 2 रीजन्स होते हैं और इसकी पीक्स किस तरह की होती हैं, ब्रॉड पीक क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, या स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस कहाँ पे ज़्यादा होती हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ज़्यादा इन डिटेल स्पेक्ट्रास को नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके अलावा जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो हर कंपाउंड का स्पेसिफिक होता है, ठीक है, अपना एक होता है, इसलिए उसका नाम फिंगरप्रिंट है। जैसे कि हम लोग कहीं भी चले जाएं ID कार्ड बनवाने के लिए, तो हर एक की फिंगर और थंब जोन सा है वो स्पेसिफिक है, ठीक है। इसी तरह इसका भी ये स्पेसिफिक होता है, इसलिए इसका नाम जोन सा है फिंगरप्रिंट रीजन जोन सा है वो रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप सारे कंपाउंड्स के हैं वो हमारे पास पीक देंगे इन फंक्शनल ग्रुप रीजन में, जो कि ये वाला रीजन है 1600 ऑलमोस्ट यहाँ तक ख़त्म होगा, ठीक है। और फिर जो भी पिक्स आएंगी उसको हम लोग देखेंगे वो किस नंबर पे आ रही हैं, लिटरेचर से रिव्यू करेंगे। लिटरेचर में सब कुछ प्रेजेंट जोन सा होगा, ये पीक जोन सी है, ये इंटेंस है या ये ब्रॉड है, और ये OH की पीक है और CN की है। तो ईजिली हम अपने स्पेक्ट्रा को विजुलाइज करके वहाँ से मैच करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कंपाउंड जोन सा है वो कौन सा प्रेजेंट है। ओके, थैंक यू सो मच। इन हमारी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स, जिसके थ्रू हम अपने सैम्पल्स बनाएंगे इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और उसके अलावा एप्लीकेशंस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू सो मच।